ये कहानी एक प्यारी सी लड़की रागिनी की है। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। वो हमेशा स्कूल में फर्स्ट आया करती थी, लेकिन स्कूल में सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि रागिनी हर रोज फटी हुई यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे देखो आ गई हमारे स्कूल की फटीचर स्टूडेंट। अरे यार 2 साल से देख रहे हैं, वही फटा हुआ यूनिफॉर्म पहन के रोज स्कूल आ जाती है। इससे अच्छा तो मेरे घर की नौकरानी है, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन कर आती है। ये कहते हुए सभी बच्चे रागिनी का मजाक उड़ाने लगे, पर रागिनी उन सभी की बातों को अनदेखा कर पूरा ध्यान बस अपनी पढ़ाई में लगाती। रागिनी बाकी बच्चों की तरह अमीर परिवार से नहीं थी, वो बहुत गरीब थी। रागिनी की माँ गंगा घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई का काम किया करती थी। वो बहुत अच्छे कपड़े सिला करती थी, लेकिन इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे। उन पैसों से केवल वो 2 वक्त का खाना ही जुटा पाती थी। एक दिन की बात है, रागिनी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी चप्पल टूट गई। ओह, ये चप्पल भी अभी टूटनी थी क्या? अब मैं स्कूल क्या पहन कर जाऊँ? मेरे पास तो दूसरी चप्पल भी नहीं है। इतने में रागिनी की माँ गंगा वहाँ आई और बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? माँ देखो ना, मेरी चप्पल टूट गई है, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? एक काम करो, तुम मेरी चप्पल पहन जाओ। लेकिन माँ, आप नंगे पैर काम कैसे करोगी? कोई बात नहीं बेटी, मुझे कौन सा घर से बाहर जाना है, घर बैठकर सिलाई ही तो करनी है। मैं कोशिश करती हूँ इस बार ज्यादा कपड़े सिलने की, ताकि तेरे लिए एक जोड़ी चप्पल ला सकूं, और हाँ, नई यूनिफॉर्म भी तो लानी है। कोई बात नहीं माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे स्कूल जाने में देरी हो रही है। इतना कहकर रागिनी अपनी माँ की चप्पल पहनकर स्कूल चली गई। गंगा चाहकर भी अपनी बेटी रागिनी के लिए 2 पैसे फालतू नहीं कमा पा रही थी। वो अपनी बेटी रागिनी को हर खुशी देना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो मजबूर थी। उधर जब रागिनी अपनी माँ की चप्पल पहनकर स्कूल पहुँची, तब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, देखो आज फटीचर पता नहीं किसकी चप्पल पहनकर आई है, लगता है मंदिर की सीढ़ियों से चुरा कर लाई है। खुद के पास इतने पैसे हैं नहीं कि नई चप्पल खरीद कर पहन सके। बच्चों की बात रागिनी को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो बिना बोले ही अपनी कक्षा में चली गई। ऐसे ही गरीबी में रागिनी अपनी माँ गंगा के साथ दिन गुजार रही थी। फिर एक दिन रागिनी जब स्कूल से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसने राज्य के कुछ सैनिकों को आवश्यक घोषणा करते हुए सुना, सुनो सुनो सुनो, 2 दिन बाद हमारे राजकुमार अभय का जन्मदिन है। इसी खुशी में महारानी सुभद्रा जी ने गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया है। आप सभी ठीक 8 बजे जश्न में शामिल होने जरूर आना। ये सुनते ही वहीं पास खड़ी कुछ लड़कियां बात करने लगी। मेरी माँ मेरे लिए शहर से लहंगा चोली लेकर आई है, मैं तो वही पहनूंगी। और तुम क्या पहनोगी रानी? मेरे पास तो एक बहुत ही सुंदर मॉडर्न ड्रेस है, मैं तो वही पहनूंगी। तभी उन लड़कियों की नजर रागिनी पर गई और वो बोली, अरे रागिनी, राजकुमार की जन्मदिन पार्टी में तुम क्या पहनने वाली हो? रानी, तुम भी ना किस भिखारन से पूछ रही हो जो हर रोज फटे पुराने कपड़े पहनती है? इसे तो कोई महल में घुसने भी नहीं देगा। इस बार रागिनी से चुप नहीं रहा गया और वो बोल पड़ी, तुम सभी देखना, मैं पार्टी में बहुत ही सुंदर गाउन पहन कर आऊंगी। ये फटीचर गाउन पहन कर आएगी, चलो देखते हैं। उसके बाद रागिनी अपने घर आ गई। तभी उसने देखा उसकी माँ गंगा बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देख रागिनी बोली, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटी, बस थोड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए गंगा उठकर बैठ गई और कहीं जाने की तैयारी करने लगी। माँ, इस हालत में कहाँ जा रही हो आप? आराम करो। नहीं बेटा, मुझे जादूगरनी चमोली ने ड्रेस का नाप लेने के लिए अपने घर बुलाया है। उसे अपने लिए एक सुंदर सा ड्रेस सिलवाना है। मेरा जाना जरूरी है, नहीं तो वो नाराज हो जाएगी। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाओ, आपके बदले मैं चली जाती हूँ। मैंने आपको देख देख कर नाप लेना सीख लिया है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस आप अपना ख्याल रखना। मैं यूँ गई और यूँ आई। उसके बाद रागिनी जादूगरनी चमोली का नाप लेने के लिए बताए गए एड्रेस, जो कि जंगल के उस पार था, वहाँ जा पहुँची। जादूगरनी चमोली रागिनी को देखते ही बोली, तुम कौन हो लड़की, और यहाँ क्या करने आई हो?
जी मैं आपका नाप लेने आई हूँ। दरअसल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनके बदले मैं आई हूँ। ओह अच्छा, तो तुम गंगा की बेटी हो। तुम्हें इस घने जंगल में आते वक्त डर तो नहीं लगा? नहीं जादूगरनी जी, चलिए मैं फटाफट आपका नाप ले लेती हूँ। इतना कहकर रागिनी फीते से जादूगरनी चमोली का नाप लेने लगी, साथ ही अपनी डायरी में भी लिखने लगी। फिर वो जादूगरनी चमोली से बोली, जादूगरनी जी मैंने आपका नाप अच्छे से ले लिया है, अब मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है रागिनी, लेकिन मुझे ड्रेस 2 दिन के अंदर चाहिए क्योंकि मुझे अवार्ड फंक्शन में जाना है। जादूगरनी चमोली की बात सुन रागिनी परेशान हो गई। मैंने सोचा था कि मैं माँ से कहकर अपने लिए एक सुंदर सा गाउन बनवाऊंगी, लेकिन लगता है जन्मदिन की पार्टी में जाना मुझे कैंसिल करना होगा। रागिनी तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैं माँ से कह दूंगी। जादूगरनी चमोली से विदा लेकर रागिनी घर की ओर चल पड़ी। वो रास्ते भर बहुत उदास थी। जब वो घर पहुंची तब उसकी माँ गंगा उसे देखते ही बोली, आ गई बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। इतनी दूर का सफर तय करते करते थक गई होगी, चल आराम कर ले। माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम ले आई जादूगरनी चमोली का नाप? हाँ माँ, लेकिन जादूगरनी को 2 दिन के अंदर ही ड्रेस चाहिए। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन के अंदर ड्रेस सिलकर तैयार कर दूंगी। गंगा के पास 2 ही दिन थे, इसलिए वो सिलाई मशीन पर बैठ गई, लेकिन उसकी तबीयत अचानक दोबारा से बिगड़ने लगी। रागिनी बेटा मेरे लिए जरा पानी तो लाना, मुझे चक्कर आ रहा है। माँ की आवाज सुन रागिनी तुरंत एक गिलास में पानी ले आई और माँ को पानी पिलाते हुए बोली, माँ आप थोड़ी देर सो जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बेटा, अगर मैं सो गई तो जादूगरनी की ड्रेस 2 दिन में तैयार नहीं कर पाऊंगी, और अगर ड्रेस 2 दिन के अंदर तैयार नहीं हुई तो जादूगरनी चमोली अपने जादू से पता नहीं हमारा क्या करेगी। अगर ऐसी बात है तो माँ आप मुझे बताती जाओ, मैं सिलाई मशीन पर बैठकर ड्रेस सिल देती हूँ। पर बेटा क्या तुम सिलाई मशीन चला पाओगी? माँ हालात सब सिखा देते हैं, मैंने भी आपको देख देख कर सिलाई के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। मेरी बेटी कितनी सयानी हो गई। उसके बाद रागिनी सिलाई मशीन पर बैठ गई और माँ से पूछ कर रात दिन एक कर 2 दिन के भीतर एक बहुत ही सुंदर ड्रेस सिलकर तैयार कर लिया। फिर रागिनी ड्रेस लेकर जादूगरनी चमोली के घर पहुंची। ड्रेस वाकई में बहुत ही सुंदर सिला हुआ था, जिसे देख जादूगरनी चमोली खुश होते हुए बोली, अरे वाह, ड्रेस बहुत ही सुंदर है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर में बहुत सारी जादुई चीजें हैं, तुम इनमें से कुछ भी ले जा सकती हो। नहीं जादूगरनी जी, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस राजकुमार की जन्मदिन की पार्टी में जाना है। पर मेरे पास सुंदर सा गाउन नहीं है जिसे मैं पहन कर जा सकूं, क्योंकि मेरे पास ना ही गाउन सिलने के लिए कपड़ा है ना ही समय। वैसे भी पार्टी शुरू होने वाली है। इतना कहकर रागिनी उदास हो गई। ये देख जादूगरनी चमोली हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी समस्या अभी हल कर देती हूँ। ये कहते हुए जादूगरनी चमोली ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक सुंदर सा गाउन वहाँ प्रकट हो गया। ये लो, ये गाउन तुम रख लो, तुम इसे पहनकर पार्टी में जाना। और ये ऐसा वैसा गाउन नहीं है, बल्कि मेरा जादुई गाउन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। अब जाओ, वरना तुम लेट हो जाओगी। रागिनी खुशी खुशी जादुई गाउन लेकर घर पहुँची और अपनी माँ को सारी बात बताई। रागिनी के चेहरे पर खुशी देख गंगा भी बहुत खुश थी। फिर शाम को जादुई गाउन पहनकर रागिनी जन्मदिन पार्टी में शामिल होने जब महल पहुंची, तब महल में मौजूद सभी लोग बस उसे देखते ही रह गए। तभी वहां गांव की कुछ लड़कियां जो सज धज कर आई थी, वो रागिनी को देखकर बोली, अरे वाह रागिनी, तुम्हारा गाउन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, तुम इस पार्टी में सबसे अलग लग रही हो। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मैं सबसे सुंदर गाउन पहनकर आऊंगी। सभी लड़कियां रागिनी के गाउन की तारीफ कर रही थी। तभी महल में हड़कंप मच गया और महल में मौजूद सैनिक चिल्लाने लगे, अरे जल्दी निकलो, महल में आग लग गई है, सब अपनी अपनी जान बचाओ। ये सुनते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगे। रागिनी भी घबराकर महल से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी उसे राजकुमार अभय की चिल्लाने की आवाज आई, कोई बचाओ मुझे, मैं आग में फंस गया हूँ। कोई सुन रहा है मेरी आवाज? मैं राजकुमार अभय हूँ। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए।
ये कहते हुए रागिनी आवाज की दिशा की ओर भागी। तब उसे एक कक्ष दिखाई दिया जहाँ से आवाज आ रही थी। वो कक्ष राजकुमार अभय का था। आग की लपटें तेज हो गई थी। ये देख रागिनी बोली, अब मैं क्या करूं? कमरे में लगी आग तो बहुत बढ़ गई है। काश मैं आग के बीच में जाकर राजकुमार को बचा पाती। रागिनी के इतना कहते ही उसके कदम अपने आप ही राजकुमार की कक्ष की ओर बढ़ने लगे। रागिनी खुद को चाहकर भी नहीं रोक पाई और वो आग के बीच में जाकर राजकुमार अभय को बचाकर बाहर ले आई। रागिनी को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, आखिर उसने ये सब कैसे किया। तभी उसे राजकुमारी चमोली की बात याद आई। ओह, लगता है ये सब जादुई गाउन का जादू है। तभी वहाँ महारानी सुभद्रा भी आ पहुँची। अपनी जान की परवाह किए बिना रागिनी ने उनके बेटे को बचाया। ये देखकर महारानी सुभद्रा खुश होते हुए बोली, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो। तुमने मेरे चिराग की जान बचाई। तुम इनाम की हकदार हो। आज से तुम हमारे राजमहल में ही रहोगी, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर। तुम्हें यहाँ सुख सुविधा की सारी चीजें मिलेंगी। शुक्रिया महारानी जी, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर राजमहल में नहीं रह सकती। मेरे बिना मेरी माँ अकेली हो जाएगी। तुम्हारी माँ का भी महल में स्वागत है। तुम और तुम्हारी माँ अब से यहीं रहोगी। महारानी सुभद्रा ने सैनिकों से कहकर रागिनी की माँ गंगा को महल में आने का निमंत्रण दिया। सारी बात जानकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि राजमहल में उन्हें रहने का मौका मिलेगा। फिर उस दिन से दोनों माँ बेटी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। इस तरह जादुई गाउन के जादू से रागिनी और उसकी माँ गंगा की जिंदगी खुशहाल हो गई। गरीब बहन वर्सेस अमीर भाई। ये कहानी रंजना नाम की एक लड़की की है, जो अपनी छोटी बहन पीहू के साथ शहर में एक छोटा सा तंबू लगाकर रहती थी। अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए रंजना सिलाई का काम करती थी। एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश में भी रंजना सिलाई के काम में लगी हुई थी। तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और कहती है, दीदी, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे ठंड लग रही है और बहुत तेज भूख भी लग रही है। पीहू, थोड़ी देर इंतजार कर लो। आज किसी के मेहंदी का फंक्शन है, इसलिए मुझे उसके कपड़े जल्द से जल्द तैयार करने हैं। थोड़ा सब्र कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। ठीक है दीदी, जल्दी कर लो। हाँ पीहू, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी जल्दी ये कपड़े सिल लेती हूँ। इन कपड़ों के जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं तुझे मैगी बनाकर खिलाऊंगी। तुझे मैगी बहुत पसंद है ना? हाँ दीदी, मुझे मैगी बहुत पसंद है। लेकिन दीदी, हमारे तंबू में तो पानी आ रहा है। हाँ, आज बारिश बहुत तेज हो रही है ना। हमारा हल्का सा तंबू इतनी तेज बारिश कहाँ से सह पाएगा। तुम मेरे पीछे बैठ जाओ। ये सुनकर पीहू रंजना के पीछे जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर जमीन सूखी हुई थी। कुछ ही देर में रंजना कपड़े सिलकर तैयार कर देती है। फिर बारिश खत्म हो जाने पर मेहंदी के कपड़े लेने एक लड़की आ जाती है। तुमने मेरी बहन की मेहंदी का लहंगा अच्छे से सिल दिया है ना? फिटिंग तो अच्छी आएगी ना? हाँ, आप निश्चिंत रहिए, फिटिंग को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने लहंगा बिल्कुल नाप से सिला है। ठीक है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर रंजना उन पैसों से दुकान से मैगी खरीद कर लाती है और चूल्हे पर मैगी बनाकर अपनी बहन को खिलाती है। वाओ दीदी, मैगी खाकर तो मजा आ गया। मैंने आपको 1 महीने पहले बोला था कि मुझको मैगी खानी है और आप मुझे आज खिला रही हो। हम हमेशा ऐसे गरीब ही रहेंगे क्या दीदी? पीहू, फिलहाल तो मैं बस घर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। देखना, वो दिन जरूर आएगा जब मेरे पास ढेर सारे पैसे होंगे और मैं बहुत अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा दूंगी। हम अनाथ लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। अगर उस दिन वो हादसा नहीं हुआ होता तो शायद हम लोग इस तरह रोड पर नहीं रह रहे होते। मैगी खाकर पीहू का पेट भर चुका था, इसलिए अब वो सो जाती है और रंजना अपनी सिलाई का काम करने लगती है। तभी उसके पास एक परेशान औरत अपनी बेटी का लहंगा लेकर आती है। वैसे तो तुम इतनी गरीब हो कि मेरा तुम्हारे पास आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मेरी पड़ोसन ने बताया कि तुम बहुत अच्छे कपड़े सिल लेती हो। एक बड़े फैशन डिजाइनर ने मेरी बेटी के लहंगे और ब्लाउज दोनों की फिटिंग खराब कर दी है, इसलिए तुम उसे ठीक कर सकती हो तो बताओ। पहले आप एक बार मुझे लहंगा दिखा दीजिए। रंजना के कहने पर वो औरत उसको लहंगा दिखाती है। लहंगा दिखने में वाकई बहुत खूबसूरत था। रंजना लहंगे को अच्छे से देखती है और कहती है,
आपने सही कहा, लहंगे में तो मार्जिन भी नहीं बचा है और ब्लाउज का डिजाइन भी कुछ खास अच्छा नहीं है। आप मुझे 2 घंटे का समय दीजिए, मैं अभी ठीक कर दूंगी। लहंगा देकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रंजना उस लहंगे को ठीक करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देती है। 2 घंटे बाद जब वो औरत आती है तो रंजना उससे कहती है, देखिए मैंने आपकी बेटी का लहंगा बिल्कुल ठीक कर दिया, अब ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अरे वाह, तुमने तो ये लहंगा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। मैं तो बहुत हैरान हूँ। मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी दर्जी की कला है। मुझे लगा रोड पर रहती हो तो साधारण से कपड़े सिल पाती होगी। खैर, तुमने मेरी बहुत बड़ी चिंता को खत्म कर दिया। ये लो पूरे 15,000 रूपए, इन्हें रख लो। नहीं मैडम जी, आप बहुत ज्यादा पैसे दे रही हैं। मैंने इतनी मेहनत नहीं की है। अच्छा ठीक है, लेकिन 10,000 रूपए तो तुम्हें रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी बड़े डिजाइनर को ये ठीक करने के लिए देती तो वो मुझसे लाखों चार्ज कर लेती। वो औरत रंजना को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रंजना पैसे देखकर अपने मन में सोचने लगती है, अच्छा हुआ मुझे पैसे मिल गए, मशीन को ठीक करवा लूंगी, बहुत दिन से खराब चल रही थी, और तेल और धागे भी खरीद लूंगी, और मेरी पीहू को थोड़े से कपड़े दिला दूंगी। एक ही फ्रॉक पहनकर घूमती रहती है। रंजना पैसे पाकर बहुत खुश थी। वो अपनी बहन के लिए शॉपिंग करके आती है और अपनी सिलाई मशीन भी ठीक करवा लेती है। दीदी, आप बहुत अच्छी हो। आप मेरे लिए इतनी सुंदर फ्रॉक लेकर आई हो। आज माँ होती तो आपका हुनर देखकर कितनी खुश हो रही होती। कभी कभी मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ के साथ साथ गोलू भैया की भी बहुत याद आती है। उदास मत हो पीहू, शायद उनका और हमारा साथ लिखा ही नहीं था, इसी कारण उस हादसे के बाद वो हमसे अलग हो गए। वक्त इसी तरह गुजर रहा था और सिलाई करके रंजना अपना घर चला रही थी। कम उम्र में ही उसने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देख लिए थे। एक दिन रंजना के तंबू के सामने से एक बहुत महंगी गाड़ी जा रही थी। उस गाड़ी के अंदर एक बहुत अमीर गोविंद नाम का लड़का बैठा हुआ था। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका बैलेंस खराब हुआ और उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई, लेकिन उस गाड़ी में बैठा युवक जिसका नाम गोविंद था, वो बहुत घायल अवस्था में रंजना के तंबू के आगे जाकर गिरा। दीदी देखो, लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है। दीदी वो देखो, भैया कितनी चोटिल अवस्था में पड़े हैं। चल पीहू, हमें उनकी मदद करनी होगी, वरना वो मर जाएंगे। रंजना और पीहू आसपास के लोगों की सहायता से गोविंद को अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवा देते हैं, और जब तक गोविंद को होश नहीं आता वो दोनों हॉस्पिटल में ही रहते हैं। पूरे 24 घंटे बाद गोविंद को होश आ जाता है। तब रंजना और पीहू उससे मिलने जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मेरा काम तमाम हो जाता। आप ऐसे मत बोलिए, इंसानियत के नाते हमारा फर्ज था कि हम आपको बचाएं। आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हाँ दीदी, पता नहीं क्यों इनमें से मुझे गोलू भैया की झलक आ रही है। गोलू नाम सुनकर गोविंद हैरान रह गया, क्योंकि गोविंद को घर पर सब गोलू कहकर ही बुलाते थे। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम गोलू है? मुझे नहीं पता था कि आपका नाम गोलू है। 2 साल पहले मैं, मेरे गोलू भैया, मेरी दीदी और मेरे मम्मी पापा हम सब घूमने गए थे, और अचानक से बस में आग लग गई और बहुत अफरा तफरी मच गई। मम्मी पापा की जान तो उसी समय चली गई थी, लेकिन मेरे भैया की लाश का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वो खाई में गिर गए थे। तब से मैं और दीदी सड़क किनारे तंबू लगाकर रहते हैं। पीहू की ये बात सुनकर गोविंद की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि गोविंद ही पीहू का गोलू भैया था। बहन, मेरी प्यारी छोटी बहन, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। रंजना, मैं मरा नहीं था। उस हादसे के बाद मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया था, और जब अस्पताल वालों को ये खबर मिली कि मेरे माता पिता मर चुके हैं, तो उन्होंने मुझे अनाथालय में डलवा दिया, और वहाँ से मुझे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे उम्मीद है वो तुम्हें भी अपना लेंगे। रंजना गोविंद के गले लग जाती है। फिर गोविंद अपने हाथ का निशान दिखाता है, जो बचपन से ही उसके हाथ पर था। ये निशान इस बात का पुख्ता सबूत है भैया कि आप ही मेरे भैया हैं। तीनों भाई बहन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने पर गोविंद दोनों बहनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपने माता पिता से उन्हें मिलवाता है। माँ, बचपन में मैं जिन 2 बहनों की बात आप दोनों से किया करता था, वो यही दोनों हैं। मुझे मेरी बहन मिल गई है माँ पापा। लेकिन बेटा, तूने कैसे यकीन कर लिया कि ये दोनों तेरी बहन है?
हमारा खून का रिश्ता है माँ, हम एक दूसरे को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकते। पीहू ने वो सारी बात मुझे बताई जो उस हादसे में हुई थी, जो मेरे और आपके अलावा कोई नहीं जानता था। ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई। गोविंद को गोविंद की बहन मिल गई और हमें हमारी बिटिया। हम हमेशा से सोचते थे कि हमारी कोई औलाद नहीं है, फिर हमने गोविंद को गोद लिया। फिर जब बेटियों की चाह हुई तो भगवान ने हमें बेटियां भी दे दी। भगवान बस इसी तरह हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। बेटियों, इस घर को अपना घर समझो और हमें अपने माता पिता। पीहू और रंजना उन दोनों भले इंसान के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें अपने माता पिता स्वीकार करते हैं। उस दिन के बाद से तीनों भाई बहन उन दोनों के साथ रहने लगते हैं। गोविंद अपनी बहन के लिए एक बुटीक खुलवा देता है, जिसमें रंजना जी जान लगाकर काम करती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। इस तरह अब वो पूरा परिवार एक साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। एक गांव में एक मजदूर रोहन लाल अपनी पत्नी शीतल के साथ रहता था। वो दोनों दूसरों के खेतों में काम करते थे और उससे जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना घर चलाते थे। एक दिन वो दोनों अपने मालिक रमन लाल के सेब के बगीचे में काम कर रहे थे। शीतल, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। सारे सेब एकदम लाल और खिले खिले हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। मालिक जब इतने स्वादिष्ट और लाल सेब देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और हो सकता है मालिक हमसे खुश होकर हमें कुछ इनाम दे दे या हमें थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। अब चलो, तुम जल्दी जल्दी ये सारे सेब को तोड़कर टोकरी में इकट्ठा कर लो। मैं बगीचे की सफाई कर देता हूँ, मालिक आते ही होंगे। उसके बाद दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। उतने में ही वहाँ एक चूहा आ जाता है और लाल लाल सेब देखकर खुश हो जाता है और वो टोकरी में से सेब उठाकर खाने लगता है। जब रोहन की नजर चूहे पर पड़ती है तो वो कहता है, अरे, बगीचे में ये चूहा कहाँ से आ गया? मालिक ने देख लिया तो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे। हट हट, भाग यहाँ से। रोहन चूहे को भगाने लगता है। रोहन के भगाने पर थोड़ी देर के लिए वो चूहा भाग जाता है, परंतु थोड़ी देर बाद फिर से वो चूहा वापस आ जाता है और दोबारा से सेब खाने लगता है। अरे, तुम फिर आ गए? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसा कहकर रोहन डंडा लेकर उस चूहे के पीछे दौड़ने लगता है। रुक जा, तू सेब खाएगा? अभी बताता हूँ तुझे। अब भाग कहाँ रहा है? रुक जा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक। रोहन चूहे के आगे पीछे तेज तेज दौड़ने लगता है, जिसके चक्कर में बहुत सारे सेब बर्बाद हो जाते हैं। पूरा बगीचा तहस नहस हो जाता है। अरे बस करो जी, आपको चूहे के पकड़ने के चक्कर में पूरा बगीचा तहस नहस हो चुका है। कितने सारे सेब खराब हो गए। तभी उस खेत का मालिक रमन लाल वहाँ आता है और अपने बगीचे की ऐसी हालत देखकर गुस्सा होते हुए रोहन से कहता है, अरे, ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम लोगों ने मेरा पूरा बगीचा खराब कर दिया। अब तुम्हें आज की कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, समझे? तुमने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुम्हें चुकानी ही होगी। इतना कहकर रमन लाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। रोहन और शीतल निराश हो जाते हैं। रोहन का उदास चेहरा देखकर वो चूहा रोहन पर हंसने लगता है। चूहे को देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है। रुक जा, तू हंसता है मुझ पर? अभी बताता हूँ तुझे। इतना बोलकर रोहन वापस से चूहे को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। रुक जा, भागता कहाँ है? अरे, कहाँ छुप गया? बाहर आ। तभी शीतल का ध्यान अपने पति की ओर जाता है और वो उसको देखकर चिल्ला उठती है, अरे चूहा तो अपने सर पर है। अच्छा, अब तू नहीं बचेगा। इतना कहकर रोहन अपना सर झटककर चूहे को नीचे गिराता है और उस पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है। वो चूहा तो भाग जाता है, परंतु रोहन को बहुत ही तेज टन की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज कैसी थी? रोहन दोबारा से अपनी कुल्हाड़ी उस पर मारता है। वापस से उसे टन की आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ शीतल आती है और तभी शीतल कहती है, लगता है शायद इस जमीन के अंदर कुछ गड़ा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं कोई खजाना तो नहीं? मुझे यहाँ गड्ढा करना चाहिए। इसके बाद रोहन खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी से वहाँ खुदाई करने लगता है। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसमें से एक घड़ा निकलता है। घड़ा देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, खजाने वाला घड़ा!
अब तो हम अमीर हो गए जी। अरे रुको शीतल, एक बार खोल कर देखने तो दो। रोहन उस घड़े को मिट्टी से बाहर निकालता है तो देखता है कि वो घड़ा तो बिल्कुल खाली है। अरे ये घड़ा तो खाली है, लगता है आज का दिन ही खराब है। दोनों पति पत्नी निराश होकर वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वहाँ वही चूहा आता है। चूहे को देखकर रोहन को बहुत तेज गुस्सा आता है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वापस से रोहन चूहे के पीछे भागने लगता है। तभी वो चूहा उस घड़े में छलांग लगा लेता है। अब बच के कहाँ जाओगे? जब रोहन उस घड़े के अंदर चूहे को पकड़ने के लिए हाथ अंदर डालता है, तभी उस घड़े में से बहुत सारे चूहे बाहर निकलने लगते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। अरे इतने सारे चूहे, अब ये सारे चूहे मिलकर तो सारे सेब खा जाएंगे। रोहन सर पकड़कर बैठ जाता है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप उस चूहे के पीछे नहीं पड़ते तो आज ये सब नहीं होता। अरे पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस घड़े के अंदर तो एक ही चूहा गया था, फिर इतने सारे चूहे कैसे बाहर आए? कहीं ये घड़ा कोई जादुई घड़ा तो नहीं है? क्या जादुई घड़ा? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुम खुद सोचो कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। चलो इस बात का पता लगाते हैं कि घड़ा जादुई है या नहीं। इसके बाद रोहन एक सेब उस घड़े के अंदर डालता है। तभी वो एक सेब बहुत सारे सेब में बदल जाता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, इस जादुई घड़े से तो अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद वो दोनों जादुई घड़ा लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर रोहन उसमें एक 100 का नोट डालता है। वो 100 का एक नोट बहुत सारे नोटों में बदल जाता है। उसके बाद रोहन कुछ पैसे लेकर अपने मालिक रमन लाल के घर पहुंचता है और उसे देते हुए कहता है, ये लो आपके नुकसान के पैसे, और अब मुझे आपकी नौकरी की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर खुशी खुशी रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन को इतना खुश देखकर और उसके पास पैसा देखकर रमन लाल असमंजस में पड़ जाता है। अरे इस रोहन के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और ये बड़ा खुश भी लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। उसी रात रमन लाल रोहन के घर जाता है और उसके खिड़की से छुप छुप कर घर का हाल देखने लगता है। रोहन और उसकी पत्नी शीतल उसमें पैसे डालकर बहुत सारे पैसे प्राप्त कर रहे थे। यह देखकर रमन लाल चौंक जाता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। अब ये घड़ा मुझे चाहिए। इस घड़े से मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता हूँ। रमन लाल रोहन के घर के अंदर आता है और रोहन से कहता है, रोहन, ये घड़ा मेरा है। मुझे पता है कि ये तुम्हें मेरे बगीचे से मिला है, इसलिए तुम मुझे ये घड़ा दे दो। परंतु मालिक, परंतु वरंतु कुछ नहीं। इतना बोलकर रमन लाल वो घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। रोहन और शीतल एक बार फिर से निराश हो जाते हैं। रमन लाल अपने घर आकर अपने सारे हीरे और जवाहरात उस घड़े में डालकर कई गुना बढ़ा लेता है। अरे वाह वाह वाह, अब तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूँ। परंतु आखिर इस घड़े में ऐसा है क्या? मुझे इस घड़े के अंदर झांक कर देखना चाहिए। रमन लाल अपनी मुंडी घड़े में डालकर अंदर झांकने लगता है। अरे अंदर से तो ये घड़ा बिल्कुल मामूली घड़े के जैसा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं। तभी रमन लाल देखता है कि उस घड़े में से बहुत सारे उसके हमशक्ल बाहर निकल रहे हैं। अरे ये क्या, मेरे इतने सारे हमशक्ल? रमन लाल अपने इतने सारे हमशक्ल देखकर चौंक जाता है और जो जो रमन लाल बोलता वो उनके हमशक्ल भी बोलते। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे तुम लोग मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? अरे तुम लोग मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? चुपचाप चले जाओ यहाँ से। यहाँ मैं असली हूँ, तुम सब नकली हो। जाओ यहाँ से। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। यहाँ मैं असली हूँ, तुम सब नकली हो। जाओ यहाँ से। अरे मेरी नकल करना बंद करो भाई। रमन लाल समझ जाता है कि जैसा जैसा वो करेगा वैसा वैसा ये हमशक्ल भी करेंगे। इसके बाद रमन लाल पैर उठाकर नाचने लगता है। सारे हमशक्ल भी नाचने लगते हैं।
फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है। सारे हमशक्ल भी घर से बाहर निकलते हैं। फिर वो अपने घर का चक्कर लगाता है। सारे हमशक्ल भी उसके पीछे पीछे घर का चक्कर लगाते हैं। फिर वो वापस अपने गेट के पास आकर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। सभी रुक जाते हैं। फिर वो भागकर अपने घर के अंदर आकर घर का दरवाजा बंद कर लेता है और खुश होता है। कैसे उल्लू बनाया। अपने सारे हमशक्ल को देखकर रमनलाल अपने मन में सोचता है, हे भगवान, लगता है ये हमशक्ल मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? मैंने क्यों उससे ये घड़ा ले लिया? अच्छा खासा अपनी जिंदगी जी रहा था। मैं अपने इतने सारे हमशक्ल के साथ नहीं जी सकता। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उस घड़े में से आवाज आती है, रमनलाल, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो तुम मुझे वापस मेरे मालिक के पास छोड़ आओ, वरना तुम्हारे ये हमशक्ल तुम्हें पागल कर देंगे। मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं अभी घड़ा रोहन को वापस करके आता हूँ। रमनलाल जल्दी से वो घड़ा लेकर रोहन के घर पहुँचता है। उसके पीछे पीछे उसके हमशक्ल भी आ गए। ये देखकर रोहन और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे मालिक, आप इतने सारे हो गए? अरे अरे रोहन भाई, अभी ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। पहले तुम अपना ये घड़ा पकड़ो। इसे तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए घड़ा। और मुझे माफ कर दो और कृपया कर इस बला को ठीक करो। मालिक, पर मैं ये कैसे ठीक करूं? रोहन, तुम मेरे मालिक हो। तुम मुझे जो आदेश दोगे मैं तुम्हारा कहाँ मानूंगी। तुम मुझे आदेश दो, फिर मैं इनके सारे हमशक्ल को गायब कर दूंगी। घड़े की बात सुनकर रोहन घड़े को आदेश देता है कि वह सारे हमशक्ल को गायब कर दे। रोहन के इतना बोलते ही वहाँ से सारे हमशक्ल गायब हो जाता है और फिर रमनलाल के जान में जान आती है। वो रोहन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। रोहन वापस अपना जादुई घड़ा पाकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी एक अच्छा और खुशहाल जीवन व्यतीत करता है।